संध्या, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। जब मैं आऊँ तो मेरे लिए वॉशरूम में पानी रख देना गर्म करके, और मेरे कपड़े सब निकाल के बेड पे रख देना। टाई और सॉक्स भी निकाल देना, आज एक मीटिंग है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप कितनी देर में आ रहे हैं? पति बिना कुछ बताए निकल जाता है। वहीं से सास सामने से गुजरती है। अरे संध्या, अभी तक तो बाग से भगवान के लिए फूल तोड़ कर नहीं लाई। माला बनाकर जल्दी से दे, भगवान को चढ़ाऊं। मैं पूजा करने कब बैठूंगी? माँ जी, अब तो दोपहर हो गई है, फूल तोड़ना ठीक नहीं रहेगा। आप अभी ऐसे ही पूजा कर लीजिए ना, मैं कल ला दूंगी आपको फूल। हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तू कब अपनी जिम्मेदारियां समझेगी? जरा अभी जिम्मेदारी तेरे अंदर नहीं है। जब तुझे पता है रोज मुझे ताजे फूलों की माला भगवान को चढ़ानी होती है, तो तू तोड़कर क्यों नहीं लाती? अरे भगवान के नाम पे तो कम से कम कुछ कर लिया कर। ईश्वर के लिए भी तेरे पास वक्त नहीं है, काम चोर कहीं की। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। संध्या बेटा, मुझे चश्मा नहीं दिख रहा, कहाँ गया मेरा चश्मा? सुबह से चश्मा ढूंढ रहा हूँ। तेरी सास को बोल दिया, लेकिन तेरी सास के कान में तो जूं नहीं रेंगती। पापा जी, आपके सिर के ऊपर देखिए ना, चश्मा वहीं रखा हुआ है। अरे हाँ, चश्मा तो मेरे सर पे था और मैं पूरा घर ढूंढ रहा हूँ। संध्या, तू ना हो तो इस घर का कोई काम ही ना हो। हाँ, तो नहीं हो रहा है काम? कहाँ हो रहा है काम? ये है तो भी नहीं हो रहा है ना काम। संध्या किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। पूरा घर संध्या के कंधों पर डिपेंड होता है। संध्या है तो कर देगी, नहीं करेगी तो डांट सुनेगी। संध्या नाश्ता बनाती है, पति का लंच पैक करती है और जाकर पति के लिए गर्म पानी वॉशरूम में रखना, उसका सारा काम भी करती है। लेकिन पति लौटता है लेट, तब तक पानी हो जाता है ठंडा। सच में संध्या, तुम्हारे बस का तो एक काम ही है। तुम्हें सिर्फ एक काम बोला था, गर्म पानी वॉशरूम में रखना, तुम वो भी नहीं कर पाए। लेकिन मैंने गर्म पानी ही रखा था। नहीं मानेगी बेटा, शुरू हो गई इसके काम चोरी की दलीलें। हाँ, पानी तो तुमने गर्म ही रखा था, मैंने ठंडा कर दिया ना। एक काम नहीं होता संध्या तुमसे, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे भरोसे रहता हूँ। बड़बड़ाता हुआ रवि नहाने चला जाता है और संध्या ये सोचने लग जाती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। अगले रोज सास का फरमान आता है कि पुश्तैनी मकान में जाना है। फिर वहां संध्या पुश्तैनी मकान में सुबह उठकर फिर काम में लग जाती है। तभी सास की आवाज आती है। संध्या, ओ संध्या, जरा इधर तो आ। ये आंगन में जो तुलसी का पौधा है ना, उसमें पानी नहीं डाला तूने आज। माँ जी, सुबह ही डाला था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। अरे कहाँ डाला? मिट्टी तो सूखी पड़ी है एकदम। तुझे कुछ याद रहता ही नहीं आजकल, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? तभी रवि बाहर से आता है, हाथ में गमछा लिए। संध्या यार, तौलिया कहाँ रखा है मेरा? पूरे कमरे में ढूंढ लिया। वो अलमारी के ऊपर वाले खाने में ही रखा है मैंने। अरे यार, वहां तक हाथ कौन डाले? तुम खुद लाके दो। संध्या हाथ का काम छोड़कर अंदर जाती है, तौलिया लाकर देती है। लो, ये रहा। चलो शुक्र है मिल गया। वैसे नाश्ता कब तक बनेगा? भूख लगी है। बस 10 मिनट में बना देती हूँ। इतने में ससुर आ जाते हैं, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। बेटा संध्या, ये डायरी में मेरे पुराने हिसाब किताब लिखे हैं, जरा पढ़कर बता दे कि पंडित जी को कितने पैसे देना है पूजा के। आंखों से अब साफ दिखता नहीं मुझे। संध्या डायरी पढ़कर बताती है। ससुर खुश हो जाते हैं। तो है तो घर की गाड़ी चल रही है, वरना तो। हाँ, गाड़ी चल रही है, लेकिन तुलसी को पानी नहीं दिया जिसने। अरे छोड़ो, अभी इतनी सी बात पे क्यों टोक रही हो? आपको ना हर बात हल्की लगती है। घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी है ना। संध्या चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है, पूड़ी तलती है, सब्जी बनाती है। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। वाह संध्या, आज पूड़ी एकदम कड़क बनी है, मजा आ गया। हाँ, तो इतना तो बन ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है यह। संध्या मन ही मन सोचती है कि तारीफ भी मिले तो अधूरी और गलती हो तो पूरी सुनाई जाती है। नाश्ते के बाद सास फिर पुकारती है। संध्या, आज पंडित जी आने वाले हैं, शाम को हवन की तैयारी कर, सामान भी लाना है बाजार से। माँ जी, लिस्ट बना दो, मैं मंगवा लेती हूँ। लिस्ट भी अब मुझे ही बना कर देना पड़ेगा? है तुझे इतना भी अंदाजा नहीं कि हवन में क्या क्या लगता है? संध्या चुप रह जाती है और फिर से सामान की तैयारी में जुट जाती है। दिन भर की भागदौड़ में उसका अपना कोई वक्त ही नहीं बचता। फिर भी उम्मीद रखती है कि शायद कभी कोई उसकी मेहनत को बिना ताने की भी सराहेगा। संध्या सुबह उठकर रसोई का काम निपटा रही होती है कि रवि लैपटॉप लेकर आ जाता है। संध्या जरा इधर आना, कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, पीपीटी बना दो यार, तुम्हें तो अच्छे से आता है ये सब। लेकिन मुझे ये तो पता नहीं कि आपको किस टॉपिक पे बनानी है। डेटा कहाँ है? अरे वो सब मेल में पड़ा है, तुम देख लो ना, तुम समझदार हो, संभाल लोगी। संध्या लैपटॉप लेकर बैठ जाती है, स्लाइड्स बनाने लगती है। तभी ससुर एक थैला लेकर आते हैं जिसमें ढेर सारी दवाइयां और रिपोर्ट्स होती है। बेटा संध्या, जरा ये रिपोर्ट देख,
डॉक्टर ने यह गोली लिखी है, पता कर इसमें क्या है, कहीं नुकसान तो नहीं करेगी। पापा जी आप 1 मिनट रुकिए, मैं ये पीपीटी पूरी कर लूं फिर देखती हूँ। अरे बेटा जल्दी देख ले, उम्र का मामला है, आंख बंद करके दवाई खाई नहीं जाती आजकल। संध्या पीपीटी छोड़कर रिपोर्ट पढ़ने लगती है। दिन में 1 बार खानी है, खाली पेट मत लीजिएगा। चलो शुक्र है तू है, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता इन दवाइयों का। इतने में सास कमरे से आवाज लगाती है, संध्या, संध्या जरा इधर आ, मेरी पेंशन का काम भी देख, सरकार वाली स्कीम है, फार्म भरना है। माँ जी अभी मैं इनका ऑफिस का काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में देख लेती हूँ। यही तो होता है ना, सबका काम बाद में, अपना पहले। मेरी पेंशन का क्या, वो तो कोई जरूरी है नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, बस थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम क्या लगा रखा है? बुढ़ापे में इतना भी सहारा नहीं मिलेगा क्या बहू से? संध्या पीपीटी बीच में छोड़कर बैंक की वेबसाइट खोलती है, फॉर्म ढूंढती है, सास को समझाती है कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जाकर जमा करना है। यह सब तूने ठीक से किया है ना? कोई गलती हो गई तो पेंशन अटक जाएगी मेरी। नहीं माँ जी सही भरा है, चिंता मत कीजिए। शाम होते होते संध्या तीनों काम एक साथ निपटाती है। पीपीटी भी पूरी करती है, ससुर की दवाइयों का भी हिसाब समझाती है, सास का फॉर्म भी भरवाती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। रवि लैपटॉप चेक करता है। वाह संध्या, प्रेजेंटेशन एकदम शानदार बनी है, बॉस को दिखाऊंगा तो तारीफ जरूर करेंगे। संध्या मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि दिन भर की इस भागदौड़ में उसका अपना कोई काम, कोई पढ़ाई, कोई सपना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। फिर भी वो हर किसी की जरूरत पूरी करने में लगी रहती है, बिना ये सोचे कि उसकी अपनी जरूरतों का क्या। संध्या थकी हारी बाहर से घर में दाखिल होती है, देखती है ड्राइंग रूम में ढेर सारे मेहमान बैठे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। वो अभी अपना बैग रखकर सांस भी नहीं ले पाती कि सास फटाफट पुकार लगाती है, संध्या आ गई तू? चल जल्दी से चाय बना और साथ में कुछ नाश्ता भी निकाल, मेहमान बैठे हैं कब से। माँ जी बस 2 मिनट, थोड़ा पानी पी लूं, बहुत थक गई आज तो। अरे थकान बाद में उतार लेना, पहले मेहमानों को देख, ऐसे कैसे बैठे रहने देंगे उनको। तभी मेहमानों में से एक औरत बोल पड़ती है, अरे नहीं बहू, अभी थकी आई है, रहने दो, हम लोग ही किचन में चले जाते हैं, मिलकर बना लेंगे चाय वाय। सास तुरंत टोक देती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहू का काम है तो बहू तो करेगी ही, आप लोग बैठिए आराम से। वैसे भी मेहमान हमारे यहाँ रोज रोज थोड़ी ना आते हैं, कभी कभार आते हैं तो तू थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। संध्या कुछ बोले बिना सीधा किचन में चली जाती है, हाथ मुंह धोकर चाय चढ़ाती है, नाश्ता तैयार करती है, ट्रे में सजाकर सबको परोसती है, फिर बर्तन समेटती है और आखिर में थक कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। लेटे लेटे संध्या सोचने लगती है कि जैसे ही रवि आएंगे वो उनसे साफ साफ कह देगी, आज बहुत थकान है, बाहर का भी काम करके आई हूँ और घर का भी संभाला है तो थोड़ा आराम करूंगी, रात का खाना कुछ हल्का ही बना लूंगी, जैसे खिचड़ी या तहरी या पुलाव। वो मन ही मन सोचती है, रवि तो आखिर इंसान है, समझ ही जाएंगे कि बीवी थकी हुई है तो कोई भारी काम नहीं करवाएंगे आज। तभी रवि कमरे में आता है, हाथ में एक थैला लिए। संध्या ये लो, सोयाबीन के चाप लाया हूँ, अच्छे से बनाना आज, और हाँ कटहल की भी सब्जी बनाना, साथ में पनीर भी बना लेना। संध्या हैरान होकर बैठ जाती है, रवि आज बहुत थकान है मुझे, सुबह से बाहर का काम करके आई हूँ, फिर मेहमानों का चाय नाश्ता भी बनाया, प्लीज आज कुछ हल्का बना लो, खिचड़ी या पुलाव ऐसा कुछ। अरे थका तो मैं भी हूँ यार, सुबह से ऑफिस में लगा हुआ था, अभी आया हूँ घर, तुम अकेली थोड़ी ना थकती हो। लेकिन आज सच में मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, बहुत बदन दर्द हो रहा है। अरे इतना भी क्या थकना, चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही सब भारी लगता है। चलो जल्दी लग जाओ किचन में, बाकी लोग बैठे हैं बाहर। संध्या कुछ नहीं कह पाती, मजबूरन उठकर फिर किचन की तरफ चल देती है। कटहल छिलती है, पनीर तैयार करती है, चाप बनाने के लिए मसाले तैयार करती है। हाथ जल्दी जल्दी चल रहे होते लेकिन शरीर पूरी तरह थका हुआ होता है। बीच बीच में कमर पकड़कर सीधी खड़ी होती है, फिर वापस काम में लग जाती है। काफी देर की मेहनत के बाद खाना तैयार हो जाता है, तीनों चीजें एकदम बढ़िया बनती है। संध्या टेबल पर सब लगाकर रख देती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। रवि दरवाजा खोलता है, बाहर उसके ऑफिस के 2 दोस्त खड़े थे। अरे आओ यार, आओ आओ बैठो। यार रवि, तूने कहा था आज खाने पे बुलाया तो सोचा टाइम पे ही आ जाए। संध्या ये सुनकर हैरान रह जाती है, रसोई से बाहर आकर पूछती है, रवि ये लोग किस लिए आए हैं, आपने तो बताया नहीं था मुझे। अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ऑफिस के फ्रेंड्स को बुलाया था आज खाने पर, इसलिए तो मैंने तुम्हें चाप, कटहल और पनीर बनाने को बोला था। लेकिन आपने ये नहीं कहा था मेहमान आ रहे हैं, मुझे लगा घर के लिए बना रही हूँ। अरे इतनी सी बात का टेंशन क्या लेना, अच्छा हुआ ना, अच्छा खाना बन गया है, दोस्तों को भी अच्छा लगेगा।
संध्या चुपचाप रसोई में जाकर खाना परोसने लगती है। अगले रोज संध्या के मम्मी पापा आने होते हैं। संध्या को जैसे ही पता चलता है कि उसके मम्मी पापा आने वाले हैं, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो सुबह से तैयारियों में जुट जाती है, घर की साफ सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने की सोचती है। माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आज पूरा खाना अच्छे से बनाऊं। हाँ ठीक है, बना ले, लेकिन इतना उत्साह किस बात का? मम्मी पापा ही तो आ रहे हैं, कोई बड़े मेहमान थोड़ी ना आ रहे हैं। संध्या फिर भी खुश होकर रसोई में लग जाती है। पनीर की सब्जी, दाल मखनी, पुलाव, कई तरह की चीजें बनाती है। घर को फूलों से सजाती है। दोपहर तक मम्मी पापा आ जाते हैं। संध्या दौड़कर गले लगती है। मम्मी पापा, कैसे आप लोग? बहुत दिन बाद आए। बस बेटा तेरी याद आ रही थी, सोचा मिलाए तुझसे। संध्या उनको बिठाकर खुद खाना परोसने लगती है, हाथों हाथ सेवा करती है। तभी सास कमरे से निकल कर आती है और ठंडे स्वर में कहती है, आ गए आप लोग, बैठिए। इतना कहकर सास वापस अंदर चली जाती है। जबकि और कोई मेहमान आता तो सास खुद आगे बढ़कर स्वागत करती थी, चाय नाश्ता खुद परोसती थी। संध्या को ये बात खटकती है, लेकिन वो चुप रहकर मेहमानों की सेवा में लगी रहती है। शाम होते होते सास ताना मारना शुरू कर देती है। देखो तो कैसे उछल उछल कर काम कर रही है आज। जब हमारे यहाँ मेहमान आते तब तो थकान से चूर हो जाती है, आज तो जैसे पंख लग गए इसके। माँ जी, ऐसे कुछ नहीं है, बस मम्मी पापा बहुत दिनों बाद आए ना, इसलिए। यही तो, अपनों के लिए तो जान लड़ा दे और हमारे लिए जरा सा भी काम करने में जान निकल जाती है इसकी। संध्या चुप रह जाती है। मन में दुख होता है, लेकिन वो जताती नहीं। इतने में उसे याद आता है कि रवि को भी बता दे। वो फोन लगाती है। सुनिए ना, मेरे मम्मी पापा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आ जाइए ना आज। हाँ आ जाऊंगा जल्दी, बस थोड़ा काम निपटा लूं। संध्या इंतजार करती रहती है। शाम से रात हो जाती है। मम्मी पापा भी बार बार पूछते हैं, बेटा रवि कब तक आएगा? हमें तो निकलना भी है कल सुबह। बस आते ही होंगे पापा, ऑफिस में काम होगा शायद। काफी देर बाद रवि लौटता है। तब तक रात के 10 बज चुके होते हैं। मम्मी पापा उससे मिलकर औपचारिक बातें करते हैं, लेकिन रवि का व्यवहार बहुत सामान्य सा रहता है, जिससे कोई खास बात ही ना हो। अरे आप लोग आए, अच्छा लगा। हाँ बेटा, सोचा मिल ले, बहुत दिन हो गए थे। रवि 2-4 बातें करके अपने कमरे में चला जाता है। संध्या के मम्मी पापा अगली सुबह चले जाते हैं। संध्या उन्हें छोड़ने बाहर तक आती है। आंखों में हल्की नमी लिए वापस अंदर आती है। शाम का वक्त होता है। संध्या सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आकर बैठती है। थक कर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आप से ही सोचने लगती है कि आखिर उसकी अपनी जिंदगी कहाँ है इस घर में। सुबह से रात तक बस काम ही काम। कभी सास की पूजा का सामान, कभी ससुर की दवाई, कभी रवि के कपड़े। आखिर मेरा वक्त कब आएगा? वो याद करती है सुबह का सीन, जब सास नहाकर सीधा पूजा पे बैठ गई थी। संध्या, धूप बत्ती निकाल, फूल भी चाहिए और वो कलावा भी खत्म हो गया है, लाके दे जल्दी। संध्या ने सब सामान जुटा कर दिया था, लेकिन सास ने एक बार भी नहीं पूछा कि उसने खुद पूजा की या नहीं, नाश्ता किया या नहीं। आज सब्जी में नमक तो ठीक डालना, कल काम था, और रोटी नरम बनाना, कड़क अच्छी नहीं लगती मुझे। संध्या उसी वक्त सोचती है कि सामान लाना, बनाना, परोसना सब उसका काम है, लेकिन एक शब्द तारीफ का नहीं मिलता। इसके बाद ससुर की आवाज कानों में गूंजती है, बेटा संध्या, मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या? और वो नीली टाई भी निकाल देना, आज क्लब जाना है। संध्या ने कपड़े प्रेस किए, टाई निकाली, जूते भी पॉलिश करके दिए, लेकिन ससुर को कभी ये ख्याल नहीं आया कि बहू का भी अपना कोई शौक होगा, कोई मन होगा घूमने का। फिर रवि का सीन याद आता है, सुबह से लेकर रात तक। संध्या, मेरा तौलिया कहाँ है? मेरी घड़ी कहाँ रखी है? मेरा मोबाइल चार्जर कहाँ गया? आज लंच में क्या पैक किया है? संध्या हर बार दौड़ दौड़ कर सब कुछ करती रही, लेकिन आज उसका मन बहुत भारी हो जाता है। आंखों में आंसू लिए वो अपना फोन उठाती है और अपनी पुरानी सहेली प्रिया को कॉल लगाती है। हेलो प्रिया। अरे संध्या, कितने दिन बाद फोन किया, सब ठीक तो है? हाँ यार, बस ऐसे ही। बहुत दिन हो गए ना तुझसे मिले, बहुत मन कर रहा है बात करने का। क्या हुआ संध्या, आवाज से लग रहा है कुछ परेशान है तू? बस यार, थक गई हूँ बहुत। घर में सुबह से रात तक बस काम ही काम, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। हर कोई अपनी जरूरत बता देता और मैं बस उसे पूरी करती रहती हूँ। अरे संध्या, तू अकेले क्यों झेल रही है सब कुछ? थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालना यार। यही तो नहीं मिल पा रहा है प्रिया। चल एक काम कर, कभी मिलते हैं हम, बहुत दिन हो गए बातें किए हुए, बहुत कुछ शेयर भी करना है तुझसे। हाँ बिल्कुल, बता फ्री कब है तू? मैं आ जाऊंगी तेरे पास, या फिर तू आ जा, कहीं बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। हाँ यार, जल्दी ही मिलते हैं। बहुत हल्का महसूस हो रहा है तुझसे बात करके।
संध्या और प्रिया मिलती है। कॉफी शॉप में बैठकर संध्या अपना दिल खोलकर रख देती है। प्रिया ध्यान से सुनती है, फिर हाथ पकड़कर बोलती है। संध्या, तू क्या कर रही है यार अपने साथ? भगवान ने एक जिंदगी दी है तुझे, वो भी तो दूसरों की सेवा में गुजार दे रही है। कभी अपने बारे में भी सोच। ये बात संध्या के दिल में गहरे उतर जाती है। घर लौटकर वो बदल चुकी होती है। अब हर काम के लिए दौड़ना बंद कर देती है, बस उतना करती है जितना जरूरी है। संध्या, आज पूजा का सामान नहीं लाई तू? माँ जी, आज थोड़ा व्यस्त हूँ, आप मंगवा लीजिए बाजार से। धीरे धीरे सब हैरान होने लगते हैं, फिर संध्या को नजरअंदाज करने लगते हैं। एक दिन तो सास सुना देती है। बड़े बदल गई है तू। समझती थी तेरे बिना कुछ नहीं होगा। देख, हम अपना काम खुद कर लेते हैं। हाँ, बीवी का फर्ज होता है ये सब। ना निभाओ तो मैं भी अपना काम खुद कर लूंगा, समझी? ससुर भी बुदबुदाते हैं। तब संध्या का सब्र टूट जाता है। वो सीधा खड़ी होकर बोलती है, बस बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हक है जीने का। कभी किसी ने सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या खाना चाहती हूँ? मैं भी थकती हूँ, मुझे भी अपने पैसों की जरूरत है। मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ, अपनी सहेलियों से मिलना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। सिर्फ आप लोगों की ही जरूरतें जरूरी है क्या, मेरी नहीं? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। रवि धीरे से आगे आता है। संध्या, माफ करना, हमें कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में। सास भी नरम पड़ते हुए कहती है, बेटा, गलती हो गई हमसे। तू भी तो हमारी बहू है, बेटी जैसी। संध्या की आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं। आज पहली बार उसे अपने होने की कद्र महसूस होती है। नया नवेला जोड़ा समीर और नेहा चौखट पर खड़े हैं। सास सावित्री आरती की थाली सजाकर लाती है और दोनों की आरती उतारती है। पास ही जेठानी संगीता, ससुर रमेश और जेठ राकेश मुस्कुराते हुए खड़े हैं। अरेंज मैरिज के बाद नई दुल्हन नेहा का गृह प्रवेश बहुत ही धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ करवाया जा रहा है। आओ आओ बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर अंदर आओ। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आओ नेहा, अंदर आओ। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो और हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे और सब संभालेंगे। जी भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता का ये प्यार भरा बर्ताव देखकर नेहा मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। वो घर के भव्य हॉल को देखती है और संगीता की तारीफ के बारे में सोचने लगती है। कितने अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं सब। संगीता भाभी की सोच कितनी अच्छी है। मैं इस शादी की मंडप से देख रही हूँ कि भाभी ने कितने अच्छे से सब संभाला था। अब मैं भी भाभी की तरह ही इस घर की हर जिम्मेदारी संभालूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा गृह प्रवेश के बाद अपने सजाए हुए बेडरूम में बैठी हुई है। तभी समीर कमरे में आता है और बिना कुछ बोले सीधा जाकर अपने जूतों समेत पलंग पर लेट जाता है। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? शूज तो नीचे उतारिए, बिस्तर पूरी तरह गंदा हो जाएगा। मैं दिन भर की रस्मों से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम ही आकर मेरे जूते उतार दो यार। समीर की ये बात सुनकर नेहा ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख के भाव आ जाते हैं। अभी तो मेरी शादी होकर इस घर में मैं आई हूँ और पहले ही शाम इन्होंने मुझसे डायरेक्टली जूते उतारने के लिए कह दिया। नेहा बिना कोई बहस किए चुपचाप झुकती है और समीर के जूते निकालकर एक तरफ रख देती है। भारी कपड़ों की वजह से नेहा को गर्मी लगने लगती है। मुझे इतनी भारी पोशाक में बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा कूलर ऑन कर लेती हूँ। नेहा उठकर कमरे के कोने में रखे कूलर का बटन दबाकर चालू कर देती है। ठंडी हवा आते ही समीर तुरंत उठकर बैठ जाता है। देखो, मुझे गर्मी नहीं लगती, मुझे कूलर की हवा से थोड़ा ज्यादा ठंड लगती है। बंद करो इसे तुरंत। लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है और गर्मी लग रही है। इतने हैवी ड्रेस में आई हूँ, थोड़ा सा तो चलने दीजिए। ड्रेस चेंज करनी है तो कर लो, लेकिन ये कूलर बंद कर दो। इस कमरे में कूलर नहीं चलेगा, बात खत्म। समीर उठकर खुद जाकर कूलर बंद कर देता है। नेहा उदास होकर बेड पर बैठ जाती है और मन ही मन, शादी के पहले ही दिन इन्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। थोड़ी ही देर के लिए भी कूलर नहीं चलने दिया। अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। आज उसकी पहली रसोई की रस्म है। संगीता पहले से ही रसोई में चाय की तैयारी कर रही है। आओ आओ नेहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो दोनों मिलकर नाश्ता और खाना बना लेते हैं। जी भाभी, मैं चाय के लिए दूध चढ़ा देती हूँ। संगीता चाय का बर्तन चढ़ाने के लिए दूध का डिब्बा उठाती है कि तभी कमरे से राकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। कहाँ गई, इधर आ जल्दी। राकेश की आवाज सुनते ही संगीता का हाथ कांप जाता है और उसके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। संगीता घबराकर भागती हुई कमरे की तरफ जाती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तुझे तमीज नहीं बिल्कुल भी।
तूने मेरी व्हाइट वाली शर्ट उठाकर ऐसे क्यों रख दी? इसमें दाग लग गया, अब इसे कैसे पहनूं मैं? अगले नाम की चीज है या नहीं? इतनी भीड़ के कारण हो गया, सॉरी। आप कोई दूसरी शर्ट पहन लीजिए, मैं कल तक इसे साफ कर दूंगी। मुंह चलाती है मुझसे। तमीज नहीं है तुझे बात करने की बिल्कुल भी। जा जाकर खाना लगा चुपचाप। ये सब सुनकर नेहा चुपचाप रसोई में चली जाती है। पीछे से संगीता सिर झुकाकर चुपचाप रसोई में वापस आ जाती है और बिखरा हुआ दूध साफ करने लगती है। नेहा उसके पास आकर सहानुभूति से देखते हुए, भाभी क्या हो गया? इतने छोटे से दाग के लिए जेठ जी आप पर चिल्ला रहे थे। नहीं नेहा, कुछ नहीं, मेरी ही गलती थी जो शर्ट वैसे रख दी। अब पति हैं तो थोड़ा बहुत चिल्ला ही देते हैं, इसमें माइंड करने की क्या बात है। नेहा संगीता की बेबसी देखकर हैरान रह जाती है। तभी समीर रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा होते हुए, अरे भाई भूख लगी है, खाना कब तक लगेगा? हाँ हाँ देवर जी, बस 10 मिनट दीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों बहू मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। पूरा परिवार खाने के लिए बैठा है। समीर सब्जी का पहला निवाला मुंह में डालते ही तुरंत थूक देता है और, भाभी ये खाना आपने बनाया क्या? हाँ देवर जी, मैंने और नेहा ने बनाया है। आपको अच्छे से पता है ना कि मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें इतनी मिर्च कैसे डाल दी आपने? अरे मुझे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मिर्च ज्यादा हो गई होगी। ठीक है फिर आप ही खा लो ये खाना, मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना। समीर गुस्से में प्लेट खिसकाकर उठने लगता है। नेहा से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत बोल पड़ती है, अगर थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? मैं सब्जी में दही मिला देती हूँ या कुछ और बना देती हूँ। ये कौन सा तरीका है कि आप खाना छोड़कर उठ रहे हैं? मुझे तरीका मत सिखाओ तुम, और अगर चीजें मेरे हिसाब से सही नहीं होंगी तो मैं ऐसे ही करूंगा। नेहा का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में थाली छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता काम निपटाकर नेहा के कमरे में आती है। नेहा, तुम क्यों गुस्सा होकर अंदर आ गई? चलो चलकर थोड़ा खाना खा लो। भाभी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने सालों से ये सब अत्याचार और बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? नेहा, औरत होने के नाते ये सब सहना ही पड़ता है, यही हमारा फर्ज है। क्यों सहना पड़ता है भाभी? आप औरत बाद में है, पहले एक इंसान है। आपके पति का फर्ज है कि आपसे इज्जत और प्यार से बात करें, ये नहीं कि जब मर्जी आए बेइज्जती कर दें। देखो नेहा, इस घर के मर्द कभी नहीं बदलेंगे, तुम्हें ही ढलना पड़ेगा। चलो खाना खा लो। संगीता नेहा को समझाकर चली जाती है। शाम को रसोई में संगीता सब्जी काट रही है। नेहा रसोई में आती है और सब्जी का कटोरा हाथ में लेते हुए, भाभी आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी, क्या बना रही हैं आप? मैं गोभी की सब्जी बनाने जा रही थी, लेकिन देवर जी को गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कुछ और बना लो, मैं गोभी बना लेती हूँ। क्यों कुछ और बनेगा? इस घर में एक ही सब्जी बनेगी और वो गोभी ही बनेगी। नेहा जबरदस्ती गोभी की सब्जी बनाकर रात के खाने में टेबल में परोस देती है। समीर टेबल पर बैठता है और सब्जी देखकर भड़क जाता है। ये क्या है? गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसने बनाई है? वो नेहा ने बनाई है। मैंने बनाई है। खाना है तो शांति से खाओ, वरना बाहर जाके खा लो। फालतू का हंगामा करने की जरूरत नहीं है। देखा माँ, देखा इसको, ये मुझसे कैसे मुंह चला रही है। बहू, तुम्हें अपने पति से ऐसे मुंह नहीं चलाना चाहिए, ये इस घर का दस्तूर नहीं है। संगीता, तुमने इसे सिखाया नहीं क्या कि हमारे घर के नियम और दस्तूर हैं? मैं आपके किसी गलत दस्तूर को फॉलो नहीं कर सकती। मेरे अपने उसूल हैं। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मैं गलत बात का कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। नेहा, तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। भाभी आप चुप रहिए, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। समीर गुस्से में उसके पीछे कमरे में आ जाता है और नेहा से कहता है, तुमने सबके सामने इतनी बदतमीजी की और अब यहाँ आकर बैठ गई। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ और बदतमीजों के साथ मैं बदतमीजी से ही बात करती हूँ। इस घर के ऐसे रूल नहीं है, तुम इस तरह की हरकत यहाँ नहीं कर सकती। तो तुम भी मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें भी मेरे साथ तमीज से रहना पड़ेगा। दोनों में जोर जोर से बहस होने लगती है। आवाज सुनकर बड़ा भाई राकेश कमरे में आ जाता है। अरे अरे, झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? नई नई शादी हुई है, झगड़ा मत करो। समीर चल, तू बाहर चल मेरे साथ। राकेश समीर को खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है। रात को देर से समीर कमरे में आता है। नेहा सो रही है। समीर बिना कुछ कहे कूलर का स्विच बंद कर देता है। खटपट की आवाज से नेहा की आंख खुल जाती है। कूलर चालू करो, मुझे बिना कूलर की नींद नहीं आती। मुझे कूलर में नींद नहीं आती, इसीलिए कूलर बंद ही रहेगा। तो बाहर जाकर सो जाओ। ये कमरा शादी के बाद पहले मेरा है, बाद में तुम्हारा। पर्सनल स्पेस की ज्यादा जरूरत मुझे है। तुम बाहर जाकर सो सकते हो। समीर गुस्से में अपना तकिया उठाता है और हॉल के सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह संगीता हॉल में आती है तो समीर को सोफे पर सोता देखकर हैरान होते हुए, अरे देवर जी, आप यहाँ सोए हैं? तभी नेहा अपने कमरे से बाहर निकलती है।
हाँ भाभी, इन्हें कूलर में नींद नहीं आती और मुझे बिना कूलर के, इसलिए ये बाहर सो गए। खैर छोड़िए, चलिए काम कर लेते हैं। दोनों रसोई में जाकर सुबह का नाश्ता बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए समीर, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर खाने आने वाले हैं, इसीलिए सारा इंतजाम अच्छे से होना चाहिए और खाना भी अलग अलग तरह का बना देना। हाँ हाँ देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया बन जाएगा। नाश्ता करके सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम का समय है। समीर के दोस्त घर आ चुके हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। संगीता और नेहा मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उन सभी को गरम गरम खाना परोस रही है। खाना खाकर अमित तारीफ करते हुए, वाह भाई समीर, भाभी जी ने तो सचमुच बड़ा स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाया है। अरे अमित, इसमें तारीफ की क्या बात है? औरतों का काम ही क्या होता है? दिन भर घर में बैठो और खाना बनाओ। इनसे अगर किचन नहीं संभलेगा तो और क्या संभलेगा? समीर के दोस्त ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। संगीता और नेहा को ये ताना सुनकर बहुत बुरा लगता है। नेहा गुस्से में समीर की तरफ घूर कर देखती है और फिर सभी को सब्जी परोसने लगती है। गुस्से में नेहा के हाथ से सब्जी की थोड़ी सी तरी समीर की पैंट पर गिर जाती है। अरे क्या बदतमीजी है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता क्या? इतना सा परोसने का काम भी ठीक से नहीं कर सकती तुम? अरे देवर जी, कोई बात नहीं, मैं अभी कपड़ा लाकर इसे साफ कर देती हूँ। अगर इसे परोसना नहीं आता था तो तुम ही परोस देती संगीता। पर सच तो यह है कि इस घर की औरतों का दिमाग कम और मुंह ज्यादा चलता है। अपने पति राकेश की बात सुनकर संगीता का सिर झुक जाता है, लेकिन नेहा से अब और चुप नहीं रहा जाता। उसका सब्र पूरी तरह टूट जाता है। चुप हो जाइए आप सब लोग, बंद कीजिए अपनी ये बकवास। अगर सब्जी गलती से गिर गई तो ये कोई अपराध नहीं हो गया, ये धोखे से गिर गई है। लेकिन आप लोग जो सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये जरूर बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि आप लोग हमसे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं तो खुद क्यों नहीं कर लेते, हमसे क्यों करवाते हैं? नेहा की ये खरी खोटी सुनकर समीर, राकेश और उनके दोस्त पूरी तरह शर्मिंदा हो जाते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री संगीता से, बहू देख क्या रही हो? मुझे लग रहा है कि इस नई बहू के संग संग तुम्हारे पर भी निकलने लगे हैं। चलो जल्दी से सफाई करो और खाना परोसो। संगीता सभी को खाना परोसती है। खाना खाकर सभी लोग चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर का वक्त है। सास सावित्री हॉल में बैठी है। संगीता और नेहा भी पास में ही खड़ी है। अब परिवार बड़ा हो गया है तो सोच रही हूँ कि रसोई के लिए एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लेते हैं। हाँ हाँ माँ जी, इस बार बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स और फंक्शन वाला बड़ा फ्रिज लाते हैं। तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? तुम्हें अपनी पसंद बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चुप रहूं मैं? घर के बड़े फैसलों में औरतों का भी तो हिस्सा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी पसंद ना बताएं? हमारा पूरा अधिकार है बोलने का। नेहा, तुम कुछ ज्यादा ही अधिकारों की बातें नहीं करने लगी हो? मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझे तुम? चलाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी हर गलत और सही बात को सर झुकाकर मान लूं। अगर तुम्हें अपने अधिकार ज्यादा ही प्यारे हैं तो चली जाओ यहाँ से। वैसे भी बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब नहीं झेल सकता। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। वैसे भी जहाँ इंसान की कोई इज्जत ही ना हो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसे इस तरह गुस्से में अपने कमरे में जाता देखकर समीर के पिता, समीर जा, अपनी पत्नी को मना ले, वो बहुत गुस्से में है। अरे जाने दो, इसकी तो हमेशा की आदत है, बात बात पर कमरे में बंद हो जाती है। थोड़ी ही देर में नेहा हाथ में अपना पैक किया हुआ सूटकेस लेकर कमरे से बाहर आती है। संगीता घबरा कर उसके पास आते हुए, नेहा ये क्या कर रही हो तुम? सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? संगीता भाभी, आपको आदत हो सकती है हर बात पर अपनी बेइज्जती करवाने की और खुद को इंसान ना समझने की, पर मुझे ऐसी जिल्लत सहने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। नहीं नहीं नेहा, प्लीज इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। भाभी, आप कब तक सहेंगी ये सब कुछ? आज तक आपने जो सहा है सहा, पर अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए। अरे दूसरे तो आपको तब इंसान समझेंगे ना जब आप खुद को इंसान समझेंगी। नेहा की ये बात संगीता के दिल में तीर की तरह लगती है। संगीता का भी स्वाभिमान जाग उठता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नेहा, आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया है कि अपने हक और इज्जत के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। संगीता तुरंत अपने कमरे में जाती है, अपना सूटकेस पैक करके बाहर आती है। दोनों बहुएं अपने अपने सूटकेस उठाकर दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। तब राकेश, जाने दो दोनों को, 2-4 दिन मायके में रहेंगी तो इनकी सारी अकड़ और अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप भाग कर वापस आएंगी। धीरे धीरे 10 दिन बीत चुके हैं। समीर अपने दफ्तर की केबिन में उदास बैठा है। तभी उसका दोस्त अमित उसके पास आकर, क्या हुआ समीर, 10 दिन हो गए, भाभी जी वापस आएंगी नहीं? नहीं यार, नहीं आई, ना भाभी वापस आई और ना ही नेहा आई। देख समीर, सच कहूं तो इसमें पूरी गलती तेरी और तेरे भाई की है। उस दिन तुम दोनों ने भरे समाज में अपनी पत्नियों की कितनी बेइज्जती की थी यार, और शायद उनके प्रति घर पर भी तुम्हारा रवैया ऐसा ही है। आज का जमाना बदल चुका है भाई,
अब औरतें बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। औरतों की इज्जत करना सीखो। अपनी गलती मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अपने दोस्त अमित की बातें सुनकर समीर की आंखें खुल जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। समीर शाम को घर लौटता है। घर में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया है। रसोई में उसकी बूढ़ी माँ सावित्री अकेली थकी हुई हालत में खाना बना रही है। आ गया बेटा, मैंने जैसे तैसे खाना बना दिया है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ सोने, तुम लोग खाना खा लेना। माँ की ये हालत देखकर समीर का दिल भर आता है। वो अपने कमरे में अकेले जाता है और बेड पर बैठकर सोचते हुए, आज पत्नी के होते हुए भी मैं सोने कमरे में अकेला रह रहा हूँ। बहुओं के जाने से पूरा घर बिखर गया है। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। समीर तुरंत उठकर अपने बड़े भाई राकेश के कमरे में जाता है। राकेश भी अकेला उदास बैठा हुआ है। भैया चलिए, हम दोनों चलकर अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांग लेते हैं। गलती पूरी तरह हमारी ही थी। आज जब वो अपनी इज्जत के लिए जिद पर अड़ गई हैं, तो उनका सम्मान वापस लाना हमारा धर्म है। तू बिल्कुल सही कह रहा है समीर। इतने सालों से मैं गलत था और संगीता सही थी। हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अगले दिन समीर और राकेश फोन करके अपनी अपनी पत्नियों से दिल से माफी मांगते हैं। वे दोनों उनके मायके जाते हैं। संगीता, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक बहुत बड़ी भूल में था कि तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन खूबसूरत है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। आज से मैं तुम्हें उतनी इज्जत दूंगा जितने की तुम लायक हो। दूसरी तरफ समीर नेहा के मायके पहुंचकर नेहा से, नेहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा और तुम्हारा मन से सम्मान करूंगा। वादा है मेरा। दोनों बहुत प्यार व इज्जत के साथ संगीता और नेहा को वापस घर ले आते हैं। जब दोनों बहुएं घर के अंदर कदम रखती है तो सास सावित्री आगे बढ़कर दोनों का हाथ थामते हुए, बहुओं, तुमने आज हमें ये एहसास दिला दिया कि इस घर में बहुओं की इज्जत और उनकी जगह क्या होती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम तुम दोनों को इस घर में बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखेंगे। कभी कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। राकेश और समीर अपनी अपनी पत्नियों के सामने झुककर हाथ जोड़ते हैं। संगीता और नेहा के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाता है और घर में फिर से खुशहाली लौट आती है।